आप सब खाने के बाद भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे पता नहीं कि आपको खाना मिला भी है कि नहीं, आपने खाया है कि नहीं, क्योंकि मैं इतनी जल्दी से गया और जल्दी से आया कि ये देखने का समय नहीं था कि बाकी लोगों ने खाया कि नहीं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले अशोक जी का कि उन्होंने मुझे एक बार फिर केरल आने का मौका दिया। आप में से बहुत सारे लोगों से पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, इसलिए कुछ शुरू में कह देना ज़रूरी है। बाकी जहाँ मैं आया हूँ केरल में, वहाँ मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ, लेकिन इस इलाके में नहीं कही है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी आप दर्ज कर लें उसे। वो ये कि 1994 में पहली दफ़ा मैं केरल आया था, तब मैं एमए का छात्र था, और तब से अब तक ये 8वीं मेरी यात्रा है जो केरल की है, और किसी भी यात्रा में 5 दिन से कम मैं नहीं रहा हूँ केरल। बहुत सारी जगहें देखी हैं, बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। तो कई बार ये कहने का मन होता है, और मैं खुल के कहता भी हूँ कि मुझे ये दूसरे घर की तरह लगता है केरल। और फिर जब यहाँ तीसरी चौथी दफ़ा में आया, ये याद रखना ज़रूरी है, ये जो संस्कृति है इसके संदर्भ में भी, कि 94 में पहली दफ़ा आया था, और 94 से अब 2023 के बीच में हमारी तरफ बहुत पानी बहा है, बहुत कुछ बदला है। तो अब लगता है कि यदि इसी जन्म में दूसरा जन्म मिले, या वाकई में कोई दूसरा जन्म होता हो। मैं एक पूरी तरह नास्तिक व्यक्ति हूँ, जिसे पूर्व जन्म और अगले जन्म को नहीं मानता, पर मान लीजिए मेरे ना मानने से क्या होता है? संभव है कि मेरे ना मानने के बावजूद होता हो। यदि होता है तो मैं चाहता हूँ, और जैसे मैंने कहा कि दूसरा जन्म होता है तो, और यदि कोई ईश्वर होता है जो सुनता है दूसरों की बातें, क्योंकि अक्सर लगता नहीं कि वो सुनता है, तो यदि वो कोई ईश्वर है और सुनता है, तो मेरी इच्छा है कि वो ईश्वर जिसे सब मानते हैं, मैं नहीं मानता, और वो दूसरा जन्म जिसे सब मानते हैं, मैं नहीं मानता, ईश्वर मुझे दूसरा जन्म केरल में ही दे। और ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ की जलवायु अच्छी लगती है, इसलिए भी नहीं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण सांस्कृतिक भी है, कल्चरल है। ऐसा नहीं कि ये समाज जो केरल का आज है वो हमेशा से ऐसा ही था। हम सब जो इतिहास जानते हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ के समाज में भी तरह तरह की वो सब मुसीबतें और परेशानियाँ मौजूद थीं जो हमारी तरफ यानी उत्तर भारत की तरफ थीं। लेकिन पिछले 100-125 वर्षों में जिस तरह केरल के समाज ने पहलकदमी की है, और बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको बाकी जगह दिखाई नहीं देती हैं, ये जो समाज की रचना की है आपने, और ख़ास तौर पर समानता और बंधुत्व की दिशा में आपने जो पहलकदमी की, और ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्वतंत्रता आती है, न्याय आता है। इस वजह से भी मैं यहाँ जन्म लेना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, और ये बात मैं रिकॉर्डेड कह रहा हूँ ताकि उधर वाले भी इसे सुन लें कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो इसमें यह भी निहित है कि मैं उधर दूसरा जन्म नहीं चाहता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। तो अब वो जब मैं जाऊँगा और लोग पूछेंगे कि भाई यहाँ क्यों नहीं चाहते हैं, तो मैं उनको बताऊँगी कि मैं वहाँ क्यों नहीं चाहता हूँ। और यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो एक बार अच्छे तरीके से ज़रा उधर की तरफ घूम फिर आए, कुछ दिन रह आए, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में भी अंदाज़ा होगा। मंच पर बहुत विद्वान लोग उपस्थित हैं। आज की अध्यक्षा मंजू टीचर, शीला जी, सबको टीचर कहना चाहिए, शीला टीचर और सुमा टीचर, अशोक जी और गोप कुमार जी, और सामने बैठे हुए आप सभी, विनय चंद्रन जी, और आप सब युवा दोस्तों।
बहुत शुरू से शुरू करूंगा और बहुत ही बुनियादी बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। और ऐसा करते हुए मैं 1857 के बाद के हिंदुस्तान और 1857 के बाद की हिंदी कविता के बारे में विचार करूंगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां संस्कृति एक अलग चीज है, एक सेपरेट, अलग अलग से दिखने वाली चीज है। 1857 के पहले के भारतीय समाज में, यानी कि आधुनिक पूर्व समाज में, संस्कृति कोई अलग से डिस्कोर्स की, विमर्श की, पहचाने जाने की चीज नहीं थी। यानी संस्कृति को लेकर कोई बहस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारामारी, कोई मतभिन्नता मौजूद नहीं थी। संस्कृति जीने की चीज थी और लोग जीते थे और संस्कृति के आधार पर एक दूसरे से उस तरह का भेद नहीं करते थे जैसा कि आधुनिक ज़मानों में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। संस्कृति एक बहुत ही जटिल, उलझा हुआ, बहुत परेशान करने वाला, बहुत भ्रम पैदा करने वाला एक शब्द और एक अवधारणा है। इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों के साथ उसका मेलजोल है। कई बार वो दूसरों की तरह दिखाई देने लगता है। हिंदी क्षेत्र से जहाँ से मैं आता हूँ, जिससे मेरा संबंध है, उस क्षेत्र में कई बार जब आप संस्कृति कहते हैं तो उसका मतलब धर्म मान लिया जाता है। यूरोप में आप जब जाते हैं तो संस्कृति का मतलब कई बार नस्ल मान लिया जाता है। आधुनिक ज़माने में कई बार संस्कृति का मतलब नेशन में, राष्ट्र हो जाता है। और इस तरह से बहुत सारी गुत्थियां हैं। एक परतदार चीज़ है, लेयर्ड चीज़ है, एक के ऊपर एक परत की तरह जम जाती है। तो जब आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ चिपका हुआ दूसरा शब्द भी अपने आप चला आता है। इसलिए एक डरावना शब्द भी है, इससे भय लगता है। मनुष्य आधुनिक युग में और आधुनिक युग से थोड़ा पहले भी, पर खास तौर पर आधुनिक युग में 18वीं और 19वीं और 20वीं और अब 21वीं शताब्दी में दुनिया में बहुत सारा खून आदमी का संस्कृति के नाम पर बहा है। तो इसलिए जो परेशानियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये कोई बहुत मोहक, आकर्षक, मीठी पायसम की तरह ही चीज़ नहीं है। कई बार ये बहुत कड़वी, बहुत जहरीली चीज़ भी है। उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो मैं बहुत सबसे बुनियादी प्राथमिक चीज़ से शुरू करता हूँ कि आखिर संस्कृति है क्या। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जो हमारे साथी वक्ता बोलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल परसों भी जो बोलेंगे, इस विषय को लेकर एक सफाई कई बार हमारे मन में नहीं होती है। इसलिए इसको साफ कर लेना बहुत ज़रूरी कि अल्टीमेटली अंततः संस्कृति है क्या, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो संस्कृति के पिछले 150 वर्षों में दो तरह की व्याख्याएं हमारे सामने आती हैं, जिससे कि हम आज भी किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं। यहाँ उन दोनों में से किसी एक को संस्कृति मान लेते हैं। पहली इसकी एक सीमित व्याख्या है, जिसमें संस्कृति के क्षेत्र को बहुत संकुचित करके देखा जाता है और जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में से कुछ को ही संस्कृति माना जाता है। जैसे आप देखेंगे हमारे नवजागरण के और आधुनिक युग के पहले जो संस्कृति के व्याख्याकार हैं, सुबह के सत्र में कुछ विद्वानों का नाम लिया गया है, हरदेव चतुर्वेदी का और वासुदेव शरण अग्रवाल का और दूसरे लोगों का। ये सारे के सारे हमारे विद्वान संस्कृति की उसी सीमित व्याख्या को कहीं न कहीं मानते हैं। जब संस्कृति के 4 अध्याय कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो वो संस्कृति की उस सीमित व्याख्या से चलते हुए ही संस्कृति के 4 अध्यायों को माना है। तो क्या तब इस सीमित व्याख्या में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो संस्कृति मानी जाती हैं? सबसे पहले कलाएं, आर्ट फॉर्म्स, संगीत, नृत्य, चित्रकला, रंगमंच और तमाम दूसरी चीज़ें जिन्हें हम कला कहते हैं। उसके साथ भाषाई रचनात्मकता, लिंगुअल क्रिएटिविटी, जिसका एक मुख्य अंश साहित्य है। वो और जगह भी हो सकता है, पर साहित्य उसका मुख्य वाहक है। रीति रिवाज, परंपराएं, खान पीन, पहनावा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और उसके साथ
धर्म, कलाएं, साहित्य, रीति रिवाज और परंपराएं, विरासत, इन सब को कहने वाली चीज़ है संस्कृति। जैसे हिंदी लोग कहेंगे कि केरल की संस्कृति अलग है, तो वो क्या देखेंगे? वो आपका खाना पीना देखेंगे, आपके कपड़े देखेंगे, आपका पहनावा देखेंगे, और इन चीज़ों से वो कहेंगे कि संस्कृति हमारी और आपकी संस्कृति भिन्न है। लेकिन एक दूसरी उसकी बृहत व्याख्या है जो थोड़ी बाद में आती है, और इसको निर्मित करने का श्रेय मूलतः एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, यानी नृतत्व शास्त्रियों और मानव विज्ञानियों को है। उन्होंने संस्कृति की एक बहुत ही व्यापक और बृहत्तर अवधारणा प्रस्तुत की। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में इसके आने के पहले दुनिया के किसी लेखक ने उस अवधारणा को सबसे पहली बार रखा, तो वो एक रूसी लेखक था, मैक्सिम गोर्की, जिसने कहा कि संस्कृति द्वितीय कृति, सेकेंडरी क्रिएशन। जब हम कहते हैं कि ये दूसरी रचना, संस्कृति दूसरी रचना है, तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में ये सवाल उठता है कि पहली रचना क्या है? पहली रचना वो है जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं। मनुष्य सिर्फ उसका पुनरुत्पादन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। और ये पहली कृति है प्रकृति, जो मनुष्य से पहले से मौजूद है, मनुष्य के साथ मौजूद है, और शायद मनुष्य के न रहने पर भी मौजूद रहेगी। ये जो पहली कृति है, प्रथम कृति प्रकृति, इसके निर्माण में मनुष्य की कोई, ये नदी, पर्वत, पहाड़, समंदर, ऋतुएं, ये वनस्पतियां, ये जीव जंतु, और खुद हम मनुष्य भी संस्कृति का अंग है। यानी हम भी प्रकृति हैं। हमारे भीतर एक बहुत बड़ा जो मूल है हमारा, वो प्रकृति है, हम नेचर है। ये जो पहली कृति के समानांतर जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया है, जो कुछ भी, प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति के साथ लड़ते हुए, प्रकृति को जीतने की कोशिश करते हुए, प्रकृति से हारते हुए, प्रकृति के साथ सामंजस्य और संघर्ष करते हुए जो कुछ मनुष्य ने बनाया है, वो दूसरी कृति है। मैक्सिम गोर्की ऐसा कहता है। बाद में चलकर बहुत सारे नृतत्व शास्त्री इसको डिफाइन करते हैं, इसको बताते हैं। तो हर एक चीज जो मनुष्य ने बनाई है, यानी हमारे पुरखों ने बनाई और हमने बनाई, वो हर चीज संस्कृति है, कल्चर है। धरती का टुकड़ा प्रकृति ने हमें दिया, पर खेत हम उसे बनाते हैं। खेत बनाने में जो जोतते हैं हम, बोते हैं हम, खेत बनाने में मनुष्य का श्रम, मनुष्य की प्रतिभा, मनुष्य की रचनात्मकता, मनुष्य की कल्पनाशीलता, मनुष्य की भविष्य दृष्टि, सब कुछ उसके अंदर लगा हुआ है। जमीन का एक टुकड़ा जब हम खेत बनाते हैं, तो प्रकृति से हम उसे संस्कृति में, कल्चर में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए खेती भी कल्चर है। तो ये पंखा, ये ट्यूबलाइट, ये बोर्ड, ये बैकग्राउंड, ये उठने बैठने का तरीका, ये मेरे बात करने का तरीका, ये मेरे देखने का तरीका, सब कुछ में हमने बनाया है, और ये सब कुछ संस्कृति है। तो ये बृहद अवधारणा है संस्कृति की। इसमें सब कुछ है। परिवार संस्कृति है क्योंकि हमने बनाया है। स्त्री पुरुष संबंध संस्कृति है क्योंकि हमने बनाया है। प्रेम संस्कृति है क्योंकि हमने इसे बनाया है। समाज की हर एक इकाई, विज्ञान, धर्म, राजनीति, हर चीज हमने बनाई है, यानी मनुष्य ने बनाई है। इसलिए सब कुछ संस्कृति का अंग है। ये दूसरी अवधारणा है जिस पर मुझे लगता है कि जाना चाहिए, जिसके साथ एक और बात, एक और शब्द जो औपनिवेशिक युग में, यानी 1820 के आसपास से और 1960 तक बहुत चलता है, जो कई बार संस्कृति का समानार्थी मान लिया जाता है। आधुनिक हिंदी कविता में इस शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ है, निराला के यहाँ, प्रसाद के यहाँ और दूसरे लोगों के यहाँ, और वो सब शब्द है सभ्यता। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता। कई बार हम इनमें भ्रमित होते हैं कि असल में संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। तो मैं सबसे पहले, आजकल अब ये सभ्यता शब्द कम इस्तेमाल होता है, सिविलाइजेशन शब्द कम इस्तेमाल होता है।
निकटतम अतीत में, यानी ठीक पहले, आज से करीब 28-27 साल पहले, इसका एक सबसे नया और ताकतवर इस्तेमाल अमेरिका के एक व्यक्ति ने किया, जिसने एक थ्योरी दी जिसे क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन कहा गया। सैमुअल हंटिंगटन नाम का वो रक्षा सलाहकार था अमेरिकी सरकार का, जिसने इसी नाम से पहले एक निबंध लिखा, फिर बाद में उसने किताब लिखी, सभ्यताओं का संघर्ष। ये जो सभ्यताओं का संघर्ष है, यानी हंटिंगटन जिसे कह रहे हैं, बस इसी अर्थ में ये पिछले 150 साल से इस्तेमाल हो रहा है। क्या है सभ्यता? हंटिंगटन ने क्या कहा? हंटिंगटन ने कहा कि दुनिया में उन्होंने 6-7 सभ्यताएं बताई और ये कहा कि दुनिया में अब जो भी संघर्ष होगा वो सभ्यताओं के बीच संघर्ष होगा। जैसे उसने कहा कि इस्लामी सभ्यता एक सभ्यता है, हिंदू सभ्यता एक सभ्यता है। इस तरह उसने 6-7 सभ्यताएं बताई। यानी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने सभ्यता को धर्म के साथ एकीकृत किया। अब दुनिया के मुसलमान, अफ्रीका का एक मुसलमान, ईरान का तुर्क का एक मुसलमान, इराक में कुर्दी मुसलमान और दूसरा मुसलमान, फिर सिंध का मुसलमान और कश्मीर का मुसलमान और बंगाल और असम का मुसलमान और वर्मा का रोहिंग्या मुसलमान और मालाबार का मुसलमान, सब एक ही है, वो एक ही सिविलाइजेशन है। हंटिंगटन ये कहता है। तो मालाबार के मुसलमान में और बनारस के मुसलमान में और अफ्रीकी मुसलमान में और तुर्की मुसलमान में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो एक सिविलाइजेशन है, इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो वो रहता है हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में है, हम ही एक नहीं है। तो सभ्यता एक शब्द है जिसे औपनिवेशिक युग में औपनिवेशिक स्वामियों ने, जैसे हिंदुस्तान के मामले में अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डच और पुर्तगालियों ने इसका इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने हमारे संदर्भ में किया। और ये जो उपनिवेशवाद आया था पूरी दुनिया में, हम अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के गुलाम हुए, उपनिवेश हुए उन्होंने सभ्यता के तर्क पर ही हमें उपनिवेश बनाने की कोशिश की और वैध ठहराया कि तुम हमारे उपनिवेश हो, इसलिए क्योंकि तुम मूलतः असभ्य हो, कम सभ्य हो और हम तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं। यानी पूरी की पूरी उपनिवेशवाद की परिकल्पना, पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो उपनिवेश कायम किए, वो सब किस परियोजना का अंग थे? वो मिशन सिविलाइजेशन थे। यानी पूरी दुनिया को सभ्य बनाने की एक प्रक्रिया के तहत अंग्रेजों ने और बाकी यूरोपियों ने पूरी दुनिया को गुलाम यानी कि उपनिवेश बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस चीज को सभ्यता कह रहे थे। जो यूरोप के पास था उसे वो सभ्यता कह रहे थे, और जो हमारे पास था उसे वो असभ्यता या कमतर सभ्यता कह रहे थे। यानी सभ्यता वो चीज थी जो दिखाई दे रही थी, जिसका अनुकरण किया जाना था, जिसके आधार पर उनका राज वैध ठहरता था। उनके हिसाब से हम भदेश थे, हम फूहड़ थे, हम असभ्य थे, और वो हमारी तुलना में सभ्य थे। तो सभ्यता शब्द बहुत दिनों तक हमारे यहाँ चला, और यदि आप हिंदी का आधुनिक साहित्य पढ़ेंगे 1870 से लेके और 1960 तक का, तो आपको सभ्यता शब्द बहुत जगह इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा। अब वो इस्तेमाल नहीं होता। उसी जमाने में एक और गुत्थी हुई। मैं थोड़ा विषय को भी फैला रहा हूँ और थोड़ा जटिल भी बना रहा हूँ, थोड़ा समझने में कठिनाई पैदा हो ऐसी भी कोशिश कर रहा हूँ, और फिर बाद में उसे थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो शासक थे, जो यूरोप से आए थे, जब उन्होंने कहा कि तुम असभ्य हो या कम सभ्य हो या बदेश हो, तो हिंदुस्तान के इलीट क्लास ने, जिनसे कि उनका संबंध बन रहा था, जिनको वो पढ़ा लिखा रहे थे, जिनको वो अपने जैसा बना रहे थे, जो मिशन सिविलाइजेशन में उनके अंग थे, यानी जिन्होंने पहली बार पतलून पहना, जिन्होंने पहली बार उनकी तरह की बुश शर्ट यानी कमीज पहनी, जिन्होंने उनकी तरह का जूता पहना, जिन्होंने उनकी तरह का हैट लगाया,
जिन्होंने उनकी तरह अंग्रेजी बोली वो उनकी तरह यानी सभ्य हो गए, इलीट हो गए, हिंदी में कहते हैं बाबू हो गए। बाबू क्लर्क नहीं, साहेब। अंग्रेजी का हिंदी का वो गाना है ना पुराना, एक गोपीचंद नाम की फिल्म है, साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन गए। तो भारत के भीतर जो साहब था उसने यूरोप के साहब के साथ दोस्ती कर ली और इसी जमाने में एक हमारे पूरे सांस्कृतिक विमर्श को उलझाने वाला एक नया विमर्श पैदा हुआ, जिसको नस्लों के आधार पर एक इंडो आर्यन नस्ल का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें मैं कहना चाहता हूं कि इस भारत के भीतर कोई भी संस्कृति विमर्श नहीं हो सकता जब तक आप इस आर्य नाम की चीज को नहीं समझ लेते और इंडो आर्यन को नहीं समझ लेते। और वो हिटलर के यहाँ जो स्वास्तिक है उसका जो बुनियादी आधार है, जो भारत से गया है, प्राचीन वैदिक सभ्यता से जो ले जाया गया है, जब आप इसको नहीं समझते तो ये जो इंडो आर्यन नस्ल थी जिसके आधार पर इंडो आर्यन भाषा, परिवार और तमाम दूसरी चीजें बनी और अंततः जिसने हिटलर को जन्म दिया, ये इंडो आर्यन असल में यूरोपीय इलीट जो यहाँ उपनिवेश कायम करने आया था और जो भारतीय इलीट जो उनकी तरफ देख रहा था, उनके बीच एक मैत्री बनाने वाले एक दर्शन या तर्क का नाम है। आप देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक समूची रचनाशीलता में, खासतौर पर नवजागरण के युग में 1870 के आसपास से लेकर 1936-40 तक पूरे के पूरे विमर्श में जहां भी संस्कृति संबंधी कोई चिंतन है, अभी मंजू जी ने कहा कि द्विवेदी युग की कविता में बहुत संस्कृति संबंधी चिंतन है, तो वो संस्कृति संबंधी चिंतन का केंद्रबिंदु क्या है? उसका केंद्रबिंदु है आर्य सिद्धांत, आर्यवाद। और इसकी सबसे प्रतिनिधि किताब है भारत भारती, जो 1913 की किताब है। पूरा का पूरा कल्चरल डिस्कोर्स, संस्कृति विमर्श जो भारत भारती का कल्चरल डिस्कोर्स है, बस इस धारणा पर टिका हुआ है। कौन सी धारणा? आर्य धारणा। कौन है आर्य? अब मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि मैं उस पर गया तो फिर थोड़ा उलझूंगा और फिर थोड़ा और मुझे सुलझाना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूं। आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप पढ़ें कि किसे आर्य माना गया है और किसे आर्य क्लेम किया गया है। यह बिल्कुल ध्यान रखिए कि केरल आर्य नहीं है। इसलिए जो डिस्कोर्स है उसका केंद्र उत्तर भारत है, बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, ज्यादा से ज्यादा जयपुर और लखनऊ, ये उस डिस्कोर्स के केंद्र में है। आर्य, हम महान थे। क्यों महान थे? क्योंकि हम आर्य थे। और इस तरह से एक पूरी की पूरी एक कल्चरल फिलॉसफी, एक सांस्कृतिक दर्शन क्रिएट किया गया। पूरी की पूरी ये धारणा, आर्य और आर्यत्व और आर्य संस्कृति की पूरी धारणा एक इमेजिन्ड धारणा, कल्पित है। और पूरी की पूरी आर्य नस्ल की धारणा एक कल्पित सांस्कृतिक धारणा है, जिसकी प्रतिनिधि किताब उस जमाने में भारत भारती है। लेकिन कोई लेखक उससे बचा नहीं है। प्रसाद उससे बचे नहीं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कल मैं इनकी चर्चा करूंगा जब मैं नाटक पर बोलूंगा। ये सारी की सारी किताबें, ये सब कुछ के पीछे आर्य है। यहां तक कि निराला के पीछे भी कहीं कहीं आर्य है। महाराज शिवाजी को पत्र, महाराजा जयसिंह, ये सारी की सारी कविताएं आर्य धारणा से संचालित हैं। इसलिए इस संस्कृति विमर्श में उस आर्यवाद की बहुत गहरी जड़ है। और जो उत्तर भारत का और वर्तमान भारत का ये जो सांस्कृतिक संकट अभी दिखाई दे रहा है, जिसको कभी कभी आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से, कल्चरल नेशनलिज्म से जोड़ते हैं, उसका मूल आधार भी वही है। इसलिए जब आर्य थियरी आती है तो उसके साथ इस तरह के तमाम संगठनों की बाढ़ आ जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस संगठन के सदस्य हैं, प्राथमिक तौर पर सांस्कृतिक संगठन के, वो संगठन खुद को सांस्कृतिक कहता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम का एक संगठन है
जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संबंध है, वो खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन पिछले 30 साल में भारत के बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री यानी राजनीतिक लोग उस सांस्कृतिक संगठन से संबंध रखते हैं। उसका जन्म 1925 में हुआ और 1925 वही जगह है जहां ये आर्यवाद और आर्य श्रेष्ठता का सिद्धांत पूरा का पूरा उत्तर भारत में हिंदी क्षेत्र में बहुत ही गहराई से मौजूद है। तो आपको लग रहा है कि ये आज हो रहा है और इसके कल्चरल रूट, सांस्कृतिक आधार अभी पैदा हो गए हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, इसके आधार वहाँ 100, 125, 150 साल पुराने हैं। तो ये जो आर्य संस्कृति की प्राचीनता है, अब इसके साथ ये जो सारा का सारा सांस्कृतिक विमर्श है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इतिहास की, हिस्ट्री। ये पूरा का पूरा कल्चरल डिस्कोर्स इतिहास के उपकरण से चलाया गया है, यानी इतिहास का बहुत जबरदस्त ढंग से उपयोग किया गया है इस पूरे को बनाने में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रखिए कि ये जो बाइनरीज हैं, अपोजिट बाइनरीज, यानी ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद की ये जो बाइनरीज बनाई गई हैं, जो अभी तक चली आ रही हैं, ये बाइनरीज भी मूलतः उसी जमाने में बनी हैं। इन औपनिवेशिक स्वामियों और उनके भारतीय समर्थकों के माध्यम से बनाई गई हैं। तो आप चाहें तो उसे आर्य अनार्य की बाइनरी कहें, आर्य द्रविड़ की बाइनरी कहें, आप आर्यों और आदिवासियों की बाइनरी कहें। यदि आप थोड़ी देर के लिए ऐसा करने की कोशिश मिलती है, और अब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आर्य का मतलब हिंदू मान लिया गया है। नस्ल है आर्य, धर्म है हिंदू, और दोनों एकीकृत हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब आप हिंदू मान लेते हैं, जब आर्य को हिंदू मान लेते हैं, रिलीजन में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एक नई बाइनरी क्रिएट होती है, बनाई जाती है उसी जमाने में हिंदू मुसलमान की बाइनरी। ये सारी बाइनरीज ओरिजिनली मूलतः पॉलिटिकल है, राजनैतिक है, लेकिन ये बनाई गई हैं जिन आधारों पर, वो आधार सारे के सारे सांस्कृतिक हैं, कल्चरल हैं। इसलिए ये जो हिंदू संस्कृति है या आर्य संस्कृति है, इसकी प्राचीनता का एक महान प्राचीनता का एक गान गाया गया है उसी जमाने में, और ये मिली भगत से हुआ है। दोनों एक मत है, यानी हमारा औपनिवेशिक स्वामी यानी अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, वो जो तमाम इंडोलॉजिस्ट थे और उस जमाने के ओरिएंटलिस्ट थे, प्राच्यवादी और पौर्वात्यवादी और भारत विद्यावादी, वो जिस महान संस्कृति का गाना गा रहे थे, उसमें वेद महान थे, उपनिषद महान थे, उसमें सारी की सारी वैदिक परंपरा महान थी। इसलिए उसमें उपनिषद और स्मृतियों और संहिताएं और अभिज्ञान शाकुंतलम और वृक्षकट और मेघदूतम महान थे। कालिदास महान था। बाद में चलकर जब भास की खोज हो गई तो भास महान हो गए और तमाम दूसरे इस तरह। अब आप देखेंगे कि इसमें खेल है। वेद महान में कोई समस्या नहीं है, वैदिक महान में भी कोई समस्या नहीं है, पर यह सारी समस्या तब शुरू होती है जब एक नया डिस्कोर्स शुरू होता है जो सारी महानताएं सन 1000 से पहले खोजता है, और सन 1000 के बाद यानी जो सो कॉल्ड मध्ययुग है, मध्यकाल, उस सारे मध्यकाल पराजय का, हताशा का, अंधेरे का समय है। और यदि उजाला है तो वो उससे पहले मौजूद है या फिर अंग्रेजों के राज में मौजूद है। एक बहुत गहरी परतदार एक व्यू रचना संस्कृति के माध्यम से 19वीं शताब्दी के अंतिम में और 20वीं शताब्दी के शुरू में करने की कोशिश की जाती है। तो जो हमारा सांस्कृतिक स्वामी है, हमारा जो राजनीतिक स्वामी है, औपनिवेशिक स्वामी है, ये अब मैं इस पूरे व्याख्या को ये कहते हुए कहूं कि ये सब कुछ एक तरह का सांस्कृतिक औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से ये संबंध था। यानी सांस्कृतिक तौर पर हम उपनिवेश बन रहे थे, तो हमारा कुछ भी शुद्ध और जैसा उनके आने से पहले था वैसा नहीं रहना है, बदलना है उसको। हर चीज बदल जानी है। किस आधार पर बदलनी है? औपनिवेशिक स्वामी की इच्छा और रणनीतियों के हिसाब से बदलनी है। आपको सुनने में थोड़ा अचरज लगेगा, लेकिन हर चीज बदल गई।
हमारा सिर्फ हमारी पतलून कमीज नहीं बदली, हमारी सिर्फ भाषा बोली नहीं बदली, हमारा सब कुछ भीतर तक बदल गया, यहां तक कि धर्म भी बदल गया। अब ये जो तथाकथित हिंदू धर्म है ये वैसा नहीं रहा जैसा 1757 के पहले था। ये इस्लाम भी वैसा नहीं रहा जैसा 1757 के पहले था। भारत में कोई भी चीज वैसी नहीं रह गई 1757 से 1945 के 190 वर्षों में जैसे कि वो पहले थी। ये 190 साल भारत के सांस्कृतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक चीज का औपनिवेशीकरण हुआ। अब आप कहेंगे कि धर्म का औपनिवेशीकरण कैसे हुआ, धर्म ने नया रूप कैसे इख्तियार किया? तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज। ये ब्रह्मो समाज क्या है? बंगाल में हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर उससे संबद्ध थे। ये ब्रह्मो समाज उपनिषद के आधार पर धर्म को क्रिश्चियनिटी यानी सेमेटिक धर्म के आधार पर गढ़ने की एक खास तरह की कोशिश की। और तब से लेकर 20वीं शताब्दी के शुरू में जो नए किस्म का हिंदू धर्म आया, नव हिंदू धर्म, जो 1920-25 के आसपास, मैंने जो मुख्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हिंदू धर्म मानता है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि जिसे पहले जमाने में हिंदू कहा जाता था, उस हिंदू के भीतर जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, जो सांस्कृतिक विविधता थी, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, जो धार्मिक भिन्नता थी, अनुष्ठानों की, रिचुअल्स की, मान्यताओं की, हर परिवार में अलग तरह से कोई हिंदू हो सकता था। वो जो डाइवर्सिटी थी उसको समाप्त करने की एक पूरी प्रक्रिया चली और एक खास तरह का एक रूपीकरण, यूनिफॉर्मिटी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी पैदा करने की कोशिश की गई। यानी 1000 तरह का हिंदू होता था, लेकिन अब 20 तरह का हिंदू बच गया। अब उसको भी खत्म करके एक तरह का हिंदू बनाने की कोशिश की गई है। तो जैसे क्रिश्चियनिटी में एक किताब है, क्रिश्चियनिटी में एक धर्मस्थल है, क्रिश्चियनिटी में एक धर्मगुरु है, उसी तरह से हिंदू धर्म को भी एक किताब, एक धर्मगुरु, एक धर्मस्थल से बांधने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा 1757 से पहले जो हिंदू धर्म था वैसा था नहीं। तो सबसे बड़ा आघात औपनिवेशिक स्वामी की जो सांस्कृतिक नीति थी, हम जाने अनजाने उससे आज तक उसके हैंगओवर में है, हमारे सबकॉन्शियस में वो आज तक है। इसके विरुद्ध ये जो यूनिफॉर्मिटी है और आंतरिक विविधता को नष्ट करने के विरुद्ध जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, असल में उन्हीं लोगों ने औपनिवेशिक युग की उस सांस्कृतिक नीति से लड़ाई लड़ी। और 1991 के बाद के जो सांस्कृतिक संकट है, जिसकी तरफ सुबह के सत्र में जयश्री जी इशारा कर रही थी, वो सांस्कृतिक संगठन से लड़ने का रास्ता भी वहीं से आता है। यानी उस जमाने में जो लोग लड़ रहे थे एक रूपीकरण के विरुद्ध, वो जिन आधारों, तार्किक आधारों पर लड़ रहे थे, आज भी हमारे पास जो कल्चरल हेजेमनी है, जो यूनिफॉर्मिटी से पैदा हुई है, सांस्कृतिक वर्चस्व, यानी ताकत, सांस्कृतिक ताकत किसके पास होगी? जो सब कुछ पर नियंत्रण रखेगा। सब कुछ पर नियंत्रण रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 1000 तरह का मुसलमान है दुनिया में और 1000 तरह का हिंदू है। तो उसके लिए हेजेमनी के लिए जरूरी है यूनिफॉर्मिटी। एक तरह का मुसलमान होगा तो कल्चरल रिलीजियस हेजेमनी बनाए रखना आसान होगा, एक तरह का हिंदू होगा तो कल्चरल रिलीजियस हेजेमनी बनाए रखना आसान होगा। इसलिए इंटर डाइवर्सिटी को, आंतरिक विविधता को समाप्त करने और उसके स्थान पर एक रूपता स्थापित करने या लादने की जो कोशिश हो रही है 1857 के बाद, उसके विरुद्ध जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो सब हमारे आज के काम के हैं, सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिर्फ ये देखिए कि औपनिवेशिक स्वामी ने ये नहीं किया कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश की और अपनी तरह के एक भारतीय अंग्रेज बनाने की कोशिश की। लॉर्ड मैकाले, जिनका हम बहुत नाम लेते हैं, अब पता नहीं हम सब के अंदर कितने लॉर्ड मैकाले हैं और भारत के कितने शिक्षा मंत्रियों की आत्मा में आज भी लॉर्ड मैकाले रहते हैं, हमें पता नहीं है। हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि किसके किसके अंदर लॉर्ड मैकाले है और किसके किसके अंदर लॉर्ड मैकाले नहीं है। तो ये जो भारतीय अंग्रेज
बनाने की जो कोशिश की गई थी। तो ये सिर्फ इतनी दो बातें कही मैंने, उस आधार पर नहीं, और भी ढेर सारे डायमेंशन थे उसके। देखिए, चित्रकला में कोशिश हो रही थी, रंगकर्म में कोशिश हो रही थी, साहित्य में कोशिश हो रही थी, और तमाम दूसरी विधाओं में कोशिश हो रही थी। सिर्फ दो चीजें हिंदुस्तान की बची रह गई जो औपनिवेशिक स्वामी के प्रभाव में नहीं है, और वो चीजें हैं भारत की क्लासिकल कलाएं, संगीत और नृत्य। यानी भारतनाट्यम को कुछ नहीं कर पाए, वो मोहिनी अट्टम का कुछ नहीं कर पाए, ओडिसी का कुछ नहीं कर पाए, कथक का कुछ नहीं कर पाए, मणिपुरी का कुछ नहीं कर पाए, वो इंडियन क्लासिकल पद्धतियों का, गायन पद्धतियों का और कर्नाटक क्लासिकल पद्धतियों का कुछ नहीं कर पाए। बाकी सब में उन्होंने अपना गोल, जो पायस, नया मॉडर्न पायस बनाया उन्होंने, उस मॉडर्न पायस में बहुत कुछ यूरोपीय और कुछ भारतीय था, और एक नए तरह की खिचड़ी उन्होंने बनाई। जैसे चित्रकला, ये हमारे बहुत सारे प्रगतिशील लोग थोड़ा चिढ़ते हैं इस बात से, लेकिन मैं इसे कहना जरूरी समझता हूँ। रियलिज्म, यथार्थवाद नाम की जो चीज़ यूरोप से आई, वो भी एक औपनिवेशिक परियोजना की तहत आई। राजा रवि वर्मा, सुबह नाम दिया था भगवान दास मोरवाल जी ने। आप जानते हैं कि राजा रवि वर्मा की चित्रकला का कोई संबंध भारत से नहीं। यानी राजा रवि वर्मा की जो चित्र शैली है वो भारतीय नहीं है, वो ठेठ यूरोपीय है, और उस जमाने का जो यूरोप है वहां से आई है, जहां पेंटिंग के अंदर 3 डायमेंशंस का, यानी कि लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई का इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत की चित्रकला में अजंता, एलोरा, भीमबेटका से लेकर जितनी महान पद्धतियां उनमें कहीं नहीं है। हम 2 डायमेंशन चित्रित करने वाले समाज रहे हैं भारतीय लोग, लेकिन राजा रवि वर्मा जो यथार्थवादी चित्रकार थे, और जिन्हें बाद में कैलेंडर आर्ट, या अब उनको आप इस अर्थ में भारतीय मानिए तो उन्होंने शकुंतला का पहला चित्र बनाया, उन्होंने हमारी देवियों के पहले चित्र बनाए, उन्होंने दुष्यंत का पहला चित्र बनाया, तो वो एक अलग मामला है कि उन्होंने पौराणिक कहानियों पर चित्र बनाए, लेकिन जो उनकी शैली थी वो भारतीय नहीं थी। तो ये जो मिश्रण है ये बहुत, इसलिए जितनी विधाएं साहित्य में आई, निबंध भारतीय नहीं है, जो शॉर्ट स्टोरी है वो भारतीय नहीं है, ये जो नया यथार्थवादी नाटक है, तुमने मुझे कम्युनिस्ट बनाया, तो पलभासी उनका वो जो नाटक है, तुमने मुझे कम्युनिस्ट बनाया, यथार्थवादी नाटक है, उसकी शैली भारतीय नहीं है। कंटेंट चाहे जितना ही भारतीय हो, सवाल चाहे जितना ही भारतीय हो, गोदान का जो शिल्प है, उपन्यास का जो शिल्प है, वो भारतीय नहीं है, यूरोप से आया है। तो अब आपको आपकी पूरी कल्चरल हिस्ट्री पर नए सिरे से विचार करना होगा, क्योंकि आप 100 साल से जो चीज़ें बरत रहे हैं, पतलून कमीज से लेकर उपन्यास, कहानी, निबंध, शॉर्ट स्टोरी, कैलेंडर आर्ट, और आपका ये जो एजुकेशन सिस्टम, ये सब कुछ तो अभारतीय है। तो एक नए डिस्कोर्स की जरूरत पड़ती है कि कितना भारतीय चाहिए, और क्या भारतीय होना अनिवार्य है, या जो नया आया है, आधुनिक युग में आया है, जो औपनिवेशिक स्वामी की परियोजना के तहत आया है, या हमने अपना मानकर उसको अपना लिया है, वो भी चलेगा। यानी प्योर शुद्ध भारतीय है और अशुद्ध भारतीय, दोनों में से कौन हमारी सांस्कृतिक जरूरत को पूरा करता है, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे नए सवाल 1991-92 के बाद के बहुत से सारे सवाल इस सवाल से जुड़े हुए हैं। यदि आपको यथार्थवाद से परहेज नहीं, यदि आपको तकड़ी शिवशंकर पिल्लई के मीन के फॉर्म से समस्या नहीं, यदि आपको तोप्पल भाषी के फॉर्म से समस्या नहीं, तो फिर आपको इस तरह की और चीज़ों से समस्या क्यों होनी चाहिए। यदि आपको पतलून कमीज से समस्या नहीं, यदि आपको सलवार कमीज से समस्या नहीं, जो कि आपका नहीं है, केरल का नहीं है, तो फिर आपको किन किन चीज़ों से, किन किन आधारों पर समस्या होनी चाहिए। तो संस्कृति को लेकर एक और चीज़ है जो सुबह कही जा चुकी है कि संस्कृति कोई स्थिर चीज़ नहीं है, ये निरंतर परिवर्तनशील, बदलती रहने वाली चीज़ है, और इसको बनाने वाली जो मुख्य चीज़ है, वो मुख्य चीज़ है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। संस्कृति मूलतः एक स्थान की होती है,
धर्म की नहीं होती, जाति की नहीं होती। इसलिए अफ्रीकी मुसलमान अफ्रीकी है, ईरानी कुर्दी मुसलमान कुर्दी है, और कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी है, बांग्ला मुसलमान बांग्ला है, और केरल का मालाबारी मुसलमान मालाबारी है। उन सब की संस्कृतियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। सिर्फ धर्म, एक बुनियादी सिद्धांत बस एक है, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस धरती का स्वामी अल्लाह है और उसका रसूल मोहम्मद है। बस यही एक धारणा है जो पूरी दुनिया के मुसलमान समान भाव से मानते हैं। बाकी सब कोई समानता नहीं है, 1000 तरह की असमानताएं मौजूद हैं। तो कितनी समानताएं और कितनी असमानताओं के लिए हम तैयार हैं। और ऐतिहासिक जटिलता, अब मैं कविता की तरफ आता हूँ, कुछ और बात कहूँगा। ऐतिहासिक जटिलता, मुक्तिबोध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिस पर उनके कविता संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा में एक वाक्य में एक मिथक इस्तेमाल हुआ है, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है भैरव। भैरव भैरव मुक्तिबोध की कई कविताओं में ये भैरव शब्द इस्तेमाल हुआ है। और स्वाभाविक है कि भैरव एक सांस्कृतिक शब्द है, कल्चरल शब्द है। यदि आप मुक्तिबोध की कविता समझना चाहते हैं तो कि भैरव को समझना जरूरी है। चांद का मुंह टेढ़ा है समझना चाहते हैं तो अंधेरे में के अंदर भी आता है, तो भैरव समझना जरूरी है। अब ये भैरव क्या है? भैरव भारत के इतिहास, अब भारत का इतिहास सांस्कृतिक स्तर पर कितना जटिल है, मैं उसका बस एक उदाहरण बता रहा हूं कि सरलीकृत समझ से कोई काम नहीं चलने वाला। मैं जहां रहता हूं बनारस में, उस जगह पर एक मंदिर है जिसे काल भैरव का मंदिर है। उसके बारे में यह मान्यता है कि बनारस शहर का कोतवाल यानी कि थानेदार, इंस्पेक्टर काल भैरव है। उसी तरह मैं जिस जगह से आया हूं, मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, वहां भी एक काल भैरव का मंदिर है। उज्जैन के काल भैरव को जो मुख्य प्रसाद चढ़ाया जाता है वो मदिरा है, लिकर, और दुनिया की सबसे महंगी से लेकर दुनिया की सबसे सस्ती मदिरा लिकर भैरव को चढ़ाई जाती है। फिर वैष्णो देवी आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां भी एक भैरव है का मंदिर है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यदि आप वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं तो भैरव का दर्शन करना अनिवार्य है। अब ये देखिए कितने भैरव हैं। एक बटुक भैरव है जो दिल्ली में है, नैनीताल में एक भैरव है, और दुनिया के भारत के कुछ इलाकों में भैरव मंदिर है। जब आप भैरव को देखने जाते हैं तो 5 जगहों पर भैरव आपको मिलते हैं। बौद्ध इतिहास में आपको भैरव मिलते हैं, जैन इतिहास में आपको भैरव मिलते हैं, ब्राह्मण यानी वैदिक यानी सनातन इतिहास में आपको भैरव मिलते हैं, शैव इतिहास में आपको भैरव मिलते हैं, और शाक्त इतिहास में आपको भैरव मिलते हैं। यानी भारत में जितनी डाइवर्सिटी है, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण यानी सनातनी, वैष्णव, शैव, शाक्त, सब जगह भैरव मौजूद है। और मुक्तिबोध के यहाँ वो शब्द इस्तेमाल होता है भैरव। अब यदि आप इंटरप्रिटेशन में जाना चाहते हैं, सुमन जी यदि भैरव आपको समझाना चाहती है तो वो कौन सा भैरव आपको समझाए? बौद्ध भैरव, जैन भैरव, ब्राह्मण भैरव, वैष्णव भैरव, शैव भैरव, शाक्त भैरव, लोक भैरव, क्लासिकल भैरव, कौन सा भैरव आपको समझाए? एक है भैरव, लेकिन जो इंटरनल डाइवर्सिटी है, परतें हैं, वो हर जगह अलग अलग हैं। तो फिर सवाल ये उठता है क्या मुक्तिबोध ने वो भैरव शब्द क्यों इस्तेमाल किया? भैरव आमतौर पर एक सांवला, ज्यादा गहरे रंग का यानी काला, डराने वाला या डर पैदा करने वाला या डर भगाने वाला देवता है, लोक देवता है। इसलिए जब राजस्थान में और मध्य प्रदेश के मालवा में आप जाते हैं तो भैरव जो काल भैरव है वो लोक देवता हो जाते हैं, भैरो जी या भेरू जी हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं, बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं कि ये कविता आपको बहुत देर से समझ में आएगी, और अच्छा ही करते हैं आपकी ज़्यादातर रिसर्च कहानी या कविता के बारे में करते हैं, कहानी या उपन्यास के बारे में करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है।
जो हमारी सांस्कृतिक इतिहास है, हमारा जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको यदि आप समझना चाहते हैं तो फिर आपको ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो उसका अलग अलग तरीके से उल्लेख हुआ है, उसको भी आपको समझना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण गुत्थी है और वह है भारत की अवधारणा, आइडिया ऑफ इंडिया, और उसी से जुड़ा हुआ है अभी तो संस्कृति। इंडियन कल्चर क्या चीज है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीयता और भारतीय संस्कृति क्या है, और कविता उसको कैसे व्यक्त करती है, खुदा उसके बारे में कहती है। जैसे मैंने कहा कि पूरा 1757 से लेकर, यानी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स से लेकर और 1947 तक 190 सालों में बहुत पानी बहा भारत के भीतर, और भारत में बहुत सारे सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। उसमें इस सारी की सारी जो मैंने उदाहरण के स्वरूप में कहा कि औपनिवेशिक स्वामी जो संस्कृति बना रहा था, उसके विरुद्ध एक मोर्चा चल रहा था भारत के अंदर, और वो मोर्चा है स्वतंत्रता संग्राम का मोर्चा। औपनिवेशिक सांस्कृतिक नीति से लोहा कौन ले रहा था? वो लोग लोहा ले रहे थे जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे, यानी गांधी इत्यादि ले रहे थे। तो दोनों में एक फर्क था। स्वतंत्रता आंदोलन जिस एक भारतीय संस्कृति पर बात कर रहा था, वो भारतीय संस्कृति बहुजातीय राष्ट्र, वहां भारत एक बहुजातीय राष्ट्र है, यानी कि बहुत सारी नेशनलिटीज हैं। नेशनलिटी का मुख्य आधार भाषा होती है, जैसे मान लीजिए हिंदी एक नेशनलिटी है, कश्मीरी दूसरी नेशनलिटी है, केरल मलयाली तीसरी नेशनलिटी है, मराठी चौथी नेशनलिटी है। तो भारत एक बहुजातीय राष्ट्र है, इसीलिए भारत बहुत सारी जातियों की संस्कृति को अपने भीतर समो लेने वाली एक संस्कृति का वाहक है। इसलिए जो भी भारत का की आप परिकल्पना करेंगे, वो किसी एक संस्कृति को मूल या मुख्य मानकर आप भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। अभी हिंदी पट्टी के लोग, हिंदी क्षेत्र के लोग, चूंकि उनके पास लोकसभा सीटें ज्यादा हैं, इसलिए वो मानते हैं कि हिंदी संस्कृति ही या हिंदी क्षेत्र के लोगों की जो संस्कृति है वही मुख्य संस्कृति है। लेकिन यदि इस आधार पर जो कि पुरानी अवधारणा है उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तो ये जो राष्ट्र है वो कभी एकजुट होकर एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के ज़माने में दो तरह की कविता लिखी गई है। संस्कृति की दो धारणाएं हमारे सामने आती हैं। एक वो धारणा जिसका प्रतिनिधित्व भारत भारती जैसी किताब करती है, जो एक खास तरह की संस्कृति को ही भारतीय संस्कृति मानती है, और उसके समानांतर जो दूसरी तरह की बहुत सारी कविता है जो इस बहुजातीयता को मानती है, यानी बहुसांस्कृतिकता को मानती है, यानी मानती है कि भारत नाम का जो राष्ट्र है वो बहुत सारी संस्कृतियों का एक परिवार है, एक घर है, और इस तरह से उसको मानती है। इस समस्या को, ये जो बहुसांस्कृतिकता है और बहुजातीयता है, इसको डील करने की कोशिश आपको दिखाई देती है जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के भीतर। आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त यानी चाणक्य जो एकीकरण करना चाहता है अलग अलग इलाकों का, वो सारे के सारे इलाके अलग अलग संस्कृतियों के इलाके हैं, और उनको वो इकट्ठा करना चाहता है एक झंडे के नीचे, चंद्रगुप्त के झंडे के नीचे लाना चाहता है। ये चंद्रगुप्त असल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ज़माने में कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही जो सांस्कृतिक लड़ाई है, एकीकरण की लड़ाई, उसका एक तरह का रूपक अब के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। संस्कृति का सवाल आधुनिक हिंदी कविता में जटिल सवाल होकर उभरता है जब हम इस बात को ध्यान में देते हैं कि संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है संस्कृति का पुनराविष्कार या संस्कृति की पुनर्व्याख्या। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, संस्कृति का एक तत्व है मिथक, मिथ। ये मिथक की पुनर्व्याख्या और इसका पुनराविष्कार जो समाज करता है वो सांस्कृतिक तौर पर आगे बढ़ता है और नए जमाने के हिसाब से अपनी पुरानी संस्कृति को री इन्वेंट करने की, पुनर्खोज करने की कोशिश करता है। आप देखिए कि पूरी एक परंपरा है, लगभग 50 साल तक वो हिंदी में बहुत डोमिनेंट होकर चलती है। प्रिय प्रवास
साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, राम की शक्ति पूजा, कामायनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, अंधा युग, उर्वशी, अग्निलीप, संशय की एक रात, आत्मजयी, तमाम किताबें हैं जो किसी न किसी मिथक कथा को आधार बनाकर या किसी मिथक को आधार बनाकर लिखी गई हैं और उसके माध्यम से वो जो नई सांस्कृतिक ज़रूरतें हैं या नई सामाजिक ज़रूरतें हैं, उन सामाजिक ज़रूरतों को सुलझाने की एक कोशिश की गई है। राम की शक्ति पूजा, संभव है कि आपने इन किताबों में से ये एक कविता पढ़ी हो, राम की शक्ति पूजा। संभव है कि आपने कामायनी का भी कोई अंश पढ़ा हो, पर कामायनी आपने पूरी पढ़ी नहीं होगी। ये इस पूरे सिलसिले में 2 प्रतिनिधि कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा। अब ये जो पुरानी चीज है, संस्कृति का एक हिस्सा हमेशा होता है जो स्थिर होता है। संस्कृति उन 2 पैरों की तरह है, जब आप चलते हैं तो उसका एक पैर हमेशा स्थिर होता है, जमीन पर लगा हुआ होता है, और एक पैर हमेशा आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ा हुआ पैर जमीन पर रख दिया जाता है, तब जाकर पीछे जो स्थिर पैर था उसे आगे बढ़ाया जाता है। स्थिति और गति, प्रगति के बीच में ये द्वंद्व होता है हमेशा। संस्कृति के क्षेत्र में भी ये चलता है। जब आप पुरानी संस्कृति को पैर की तरह जमा लेते हैं, तब आप नई संस्कृति की तरफ कदम बढ़ाते हैं, और फिर जब नई संस्कृति की तरफ कदम बढ़ाते हैं एक कदम, तो उस पुरानी संस्कृति में रखा हुआ पैर आप फिर उठाते हैं और फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से आप चलते हैं। राम की शक्ति पूजा राम की कथा है, 1936 में लिखी गई है। आप सोचेंगे, आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि आखिर 1936 में राम की कथा कहने की जरूरत निराला को दोबारा क्यों? वाल्मीकि की रामायण ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी की किताब से लेकर जैनों, बौद्धों की और हजार तरह की राम कथाएं, रामचरितमानस से लेते हुए 1929 में साकेत कह दी गई थी दोबारा नए सिरे से। मैथिली शृंगगुप्त की साकेत 1929 में ही तो कही गई थी। फिर 6 साल बाद राम की कथा कहने की फिर जरूरत क्या थी? तो यदि आप इस सवाल को समझने, क्या राम की शक्ति पूजा वही है जो साकेत है, या वही है जो रामचंद्रिका है, या वही है जो रामचरितमानस है, या वही है जो पौंचरिव है, या वही रघुवंश है, या वही कंब रामायण है, या सारी की सारी ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है। ये 1936 में लिखी गई एक कविता है जिसका गहरा संबंध 1936 से है। 1930 से 40 के बीच का जो हिंदुस्तान है, उसको बताने के लिए निराला ने राम की शक्ति पूजा नाम की कविता लिखी। राम कथा कहना उनका लक्ष्य नहीं है। मेरे पास समय नहीं कि मैं बहुत उसकी व्याख्या में जाऊं, पर मैं 3-4 राम की शक्ति पूजा के 3-4 वाक्यों के माध्यम से, यानी पंक्तियों के माध्यम से, मैं उस बात को समझाना चाहता हूं जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हम कैसे संस्कृति को अपने हाथ में लेते हैं और उसको नए जमाने के हिसाब से, नए जमाने के सवालों और नए जमाने के संकटों के हिसाब से उसे रीइन्वेंट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। हम उसे दोबारा बनाते हैं और दोबारा उसकी खोज करते हैं। राम की शक्ति पूजा 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां की शहादतें और भारत छोड़ो आंदोलन के बीच भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, भारत अंग्रेजी सत्ता का बाल भी बांका नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा दूसरा बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस ने किया महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक खास तरह की किंग कर्तव्य विमूढ़ता, वो जिसे तुलसी ने कहा कहां जाई क्या करी, किससे कहें और क्या करें, वो जो सवाल है भारतीयों के मन में, वो जो निराशा है। भारत के सारे बड़े राजनेता जेलों में बंद हैं। गांधी, नेहरू, सारे बड़े नेता जेलों में बंद हैं, और क्या करें हम। इसलिए राम की शक्ति पूजा का नायक राम नहीं है। राम की शक्ति पूजा का नायक राम की शक्ति पूजा में मौजूद अंधेरा है, निराशा है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो पहला वाक्य जो निराला ने कविता में लिखा, एक अकेला वाक्य 1000 महाकाव्यों पर भारी है।
100 भारतीयां और 50 साकेत कुर्बान किए जाते हैं इस अकेली कविता पर। उसकी शुरुआती वाक्य पर जो पहला वाक्य है, रवि हुआ अस्त, सूर्य डूब गया। एक सांस्कृतिक वाक्य है, कल्चरल वाक्य है, और ये आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि आधुनिक युग में कोई भी चीज शुद्ध नहीं हो सकती, हर चीज पॉलिटिकल होगी, राजनीतिक हो। इसलिए यह वाक्य राजनीतिक है। रवि सूर्य डूब गया। आप सोचेंगे कौन सा सूर्य डूबा है, और फिर सूर्य की व्याख्या करनी पड़ेगी, आपको सूर्य को समझना पड़ेगा कि किस सूर्य के डूबने की बात कर रहे हैं। तो तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए इस बात की तरफ कि कहते थे एक गुलाम भारत में गुलाम कवि, गुलाम नागरिक कवि ने कहा है कि सूर्य डूब गया है, और एक गुलाम देश में हम हमारे यहाँ कहते थे कि हमारे यहाँ एक ऐसा राज्य है जिसके राज्य में सूर्य नहीं डूबता। अंग्रेजी राज एक ऐसा राज्य है जहां अंग्रेजी राज में सूर्य नहीं डूबता। यह बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा था, और इसका कोई आध्यात्मिक महत्व हो, लेकिन इसका सीधा जियोलॉजिकल भूगोलिक महत्व था। इतना लंबा था अंग्रेजों का औपनिवेशिक राज्य कि जब एक इलाके में अंधेरा होता था, रात होती थी, तो दूसरे इलाके में सूर्य चमक रहा होता था। पूरे इलाके में कभी भी अंधेरा नहीं होता था, सूर्य नहीं डूबता। इसलिए कहते थे कि सूर्य नहीं डूबता है अंग्रेजों के राज में, और हमारे एक कवि ने कहा सूर्य डूब गया। ये एक तरह का प्रतिरोध था। सुबह जशी जी ने प्रतिरोध की बात की थी। प्रतिरोध कोई ऐसी चीज नहीं जहां कविता में ऊपर पानी के ऊपर तैरते हुए तेल की तरह आप प्रतिरोध कर दें। यदि आप सांस्कृतिक प्रतिरोध करना चाहते हैं तो संस्कृति के भीतर घुसकर ही आप उसका कोई प्रतिरोध करेंगे। सूर्य डूब गया। कौन सा सूर्य? अंग्रेजी राज डूब गया, अंग्रेजी राज्य का सूर्य डूब गया। कौन सा सूर्य डूब गया? अंग्रेजी राज जब आया था, मैंने कहा कि मिशन सिविलाइजेशन पर आया था। वो कह रहा था कि हम सभ्य बनाएंगे तुम्हें। तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारे पास न्याय नहीं है, तुम्हारे पास विज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास लोकतंत्र नहीं है, तुम्हारे पास लॉ, स्टेट ऑफ लॉ, कानून का राज नहीं है। हमारे पास ऐसा, हमने डेमोक्रेसी बनाई, हमने साइंस बनाया, हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व बनाया, हमने न्याय का राज्य स्थापित किया। हम ये कहते थे। एक गुलाम नागरिक ने, गुलाम देश के गुलाम नागरिक ने, औपनिवेशिक रूप से गुलाम नागरिक ने कहा कि कौन से सूर्य की तुम बात करते थे? तुम अपनी जनता के लिए तो न्याय का सूर्य उगाते हो, और हमारे साथ जो करते हो वो न्याय है क्या? जो स्टेट ऑफ लॉ तुमने बनाया, जो कानून, जो संविधान तुमने ब्रिटेन में बनाया, क्या सच में तुम उसका पालन करते हो हमारे साथ? तुम किस डेमोक्रेसी की बात करते हो? तुम कहते हो कि तुमने डेमोक्रेसी बनाई, हमारे साथ जो तुम्हारा बर्ताव है दुनिया के सबसे बर्बर लोगों की तरह, जंगली लोगों की तरह। जंगली लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आपस में बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ। तुम सबसे दुर्दांत जानवरों की तरह तुम हमारे साथ व्यवहार करते हो, और तुम कहते हो कि तुमने डेमोक्रेसी बनाई है। ये एक अकेला वाक्य एक कल्चरल डिस्कोर्स लिए हुए आता है, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स लिए आता है, और इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। मैं 3 और वाक्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी कविता में एक पंक्ति है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये किसके बारे में कहा? निराला ने। यदि इस पूरे रेफरेंस को, अंग्रेजी राज के और औपनिवेशिक राज के रेफरेंस को हटा देंगे तो यह कविता समझ में नहीं आएगी। शक्ति उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है। आज बहुत पावर डिस्कोर्स की बात होती है। आज पूरी दुनिया में पावर डिस्कोर्स है, शक्ति संरचना की बात होती है। आप देखिए कि कविता है, राम ऊपर से देखने पे लगता है कि जैसे राम की कविता है, राम की कविता कहने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा एक पावर डिस्कोर्स है। पावर किसके पास होगा? जो अन्याय करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, निराला ने कहा। ये कल्चरल डिस्कोर्स है, सांस्कृतिक रूप से
ताकत किसके पास होगी? जो अन्याय करेगा, अन्यायी के पास होती है हमेशा ताकत। और ये इस जदीद से लड़ना है तो पूरे उसके अन्याय तंत्र के खिलाफ लड़ना होगा। मैंने शुरू में कहा कि इस कविता का नायक राम नहीं है, इस कविता का नायक अंधेरा है। रवि हुआ अस्त के बाद का अंधेरा, सूर्य डूब गया के बाद का अंधेरा। तो उसमें एक पंक्ति आती है अमानिशा, ये अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात में और पूनम की रात में क्या फर्क होता है? कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में क्या फर्क होता है? शुक्ल पक्ष में एक रोशनी होती है, एक कोई ना कोई तारा टिमटिमाता हुआ होता है, चंद्रमा, और कृष्ण पक्ष में नहीं होता। धीरे धीरे वो लुप्त होता जाता है और अमावस्या के दिन वो पूरी तरह लुप्त हो जाता है। दुनिया में कोई प्रकाश स्तंभ आपसे बेहतर कौन समझेगा? लाइट हाउस, एक प्रकाश स्तंभ नहीं होगा दुनिया में, नहीं है। ये अमावस्या की रात है। और सोचिए कि वो आसमान जो सूर्य को और चंद्रमा को धारण करता है, रोशनी देता है, वो आसमान रोशनी नहीं दे रहा है, वो आसमान अंधेरा उगल रहा है, वो अंधेरा पैदा कर रहा है। ये पूरा का पूरा औपनिवेशिक युग का मालिकों का, अन्यायी मालिकों का पूरा जो डिस्कोर्स है, कविता मैथोलॉजिकल है। राम की कहानी है, राम की कविता है, लेकिन पूरा का पूरा डिस्कोर्स पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल है। इसीलिए संस्कृति कोई जड़ स्थिर चीज नहीं होती। राम की शक्ति पूजा लिखकर निराला ने राम की कहानी में, राम के डिस्कोर्स में कुछ नया जोड़ दिया। अभी हम सब लोगों ने वो चीज बंद कर दी है। हमने पुरानी चीजों को रीइन्वेंट करना और रिक्रिएट करना, पुनर्व्याख्यायित करना, पुनर्रचना करना हमने छोड़ दिया। अब राम को हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हवाले कर दिया, राम को हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के हवाले कर दिया, राम को हमने स्वामी योगियों और स्वामियों और धर्मगुरुओं के हवाले कर दिया है। हमारे हाथ में भी राम थे, निराला के हाथ में राम थे, वो जो चीज थी उसको हमने छोड़ दिया है। अब उसी जमाने की एक दूसरी किताब, हाँ, तो फिर इसमें एक चौथी पंक्ति, मैं बहुत इशारे करके आगे बढ़ रहा हूं और खत्म भी करूंगा क्योंकि हमारे 3 और वक्ताओं को बोलना है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, उसी कविता में एक पंक्ति आती है। ये 4 पंक्तियां, रवि हुआ अस्त, है अमानिशा गगनघन उगलता अंधकार, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, और अन्याय जिधर है उधर शक्ति। इन 4 पंक्तियों को ध्यान में रखे तो राम की शक्ति पूजा बिल्कुल एक नई चीज एक खो जाती है। उसी जमाने की, उसी संघ की लिखी हुई किताब है कामायनी। जैसा कि राम की कथा के साथ सुलूक किया निराला ने, वैसा ही सुलूक किया कामायनी में जयशंकर प्रसाद। आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी जब शुरू होती तो उसका पहला प्रकरण क्या है? धरती नष्ट हो चुकी है, मनुष्य जाति समाप्त हो चुकी है और एक अकेला मनुष्य बचा हुआ है जो हिमालय से बैठकर देख रहा है। तो क्या सोचता है वह? यहां से शुरू होती है प्रसाद की कामायनी। ये पूरा जो पतन है मनुष्य जाति का, ये जो धरती का समाप्त होना है, इसकी जिम्मेदारी वो किस पर डालता है? कामायनी का पहला सर्ग, चिंता सर्ग। ये कमाल है संस्कृति का। मनुष्य के पतन की, प्रलय की, कयामत की जिम्मेदारी किस पर है? देवताओं पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रसाद ने कहा है। ये धरती कभी भी नष्ट होगी, कभी भी नष्ट होगी। गंगोत्री ग्लेशियर पिघलेंगे, अंटार्कटिक के ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती में बाढ़ आ जाएगी, धरती 10 फीट ऊपर चला जाएगा, धरती पर से पानी, सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री से ऊपर जाकर 60 डिग्री चला जाएगा। जब भी धरती नष्ट होगी, जब भी धरती पर कयामत आएगी, प्रलय होगा। कुरान में कयामत का मतलब होता है डे ऑफ जस्टिस, न्याय का दिन। वहां खुदा अल्लाह फैसला करते हैं सारे मोमिनों का, सारे बंदों का। वो किसी को जन्नत और किसी को जहन्नुम देते हैं, उस अर्थ में नहीं।
कयामत के अर्थ में नहीं, प्रलय के अर्थ में, यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा जिस दिन। ये पृथ्वी 1936 में कहते हैं जयशंकर प्रसाद, ये पृथ्वी जब भी नष्ट होगी देवताओं की वजह से नष्ट होगी। आप कहेंगे कमाल बात करते हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? तब आपको समझना होगा कि कामायनी के पहले सर्ग में देवता का मतलब क्या कर रहे थे देवता, जिसके कारण पृथ्वी समाप्त हुई? देवता अपने सुख में डूबे हुए थे, ऐश्वर्य और विलासिता में डूबे हुए थे, और इसके कारण नष्ट हुई पृथ्वी, प्रलय आया। आप जानते हैं इस धरती पर इस समय जो सबसे 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 बड़ा स्वर्ग है, उस स्वर्ग का नाम अमेरिका है। दुनिया का हर ताकतवर आदमी अमेरिका या मुंबई या हैदराबाद या बैंगलोर या ऐसी जगह पर जाना चाहता है, वो सिंगापुर में जाना चाहता है, वो जो दुबई की जो इमारत है उस पर चढ़ना चाहता है। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी कितने अमेरिका बर्दाश्त कर सकती है? यानी अमेरिका का मतलब है कि ये जो बिजली लेते हैं आप, ये जो आप एसी चलाते हैं आप, ये जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड आप छोड़ रहे हैं, ये जो विकास के साथ जो ये हो रहा है, कितने अमेरिका। और आज से 30 साल पहले जब हम बच्चे थे, हमें एक वैज्ञानिक ने कहा कि धरती कुल मिलाकर 4.5 अमेरिका बर्दाश्त कर सकती है। यानी जैसी जीवन शैली अमेरिकी एक साधारण वॉशिंगटन या न्यू जर्सी में रहने वाले आदमी की है, वैसी जीवन शैली कुल 4 गुना लोग और, यानी एक अमेरिका में है और 3.5 और। यही है देवता, जो हमेशा युवा बने रहना चाहता है, जो विलासिता में डूबा हुआ है, वही है देवता। वही पृथ्वी की मौत के लिए, कयामत के लिए, प्रलय के लिए जिम्मेदार होगा। यदि ये कल्चरल डिस्कोर्स है जो कामायनी से शुरू होता है, तो क्या आप समझिए कि 2036 आने वाला है, आज से 13 साल बाद हम कामायनी की शताब्दी मनाएंगे। क्या ये कल्चरल डिस्कोर्स, क्या ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स, क्या ये डिस्कोर्स आज हमारे काम का नहीं है? काम का है, क्योंकि हमें ऐसे देवता का मतलब है इलीट, भद्र, हमेशा खुद को युवा बनाए रखने वाले देवता हमें नहीं चाहिए। हमें आदिवासी चाहिए जिनको औसत पानी लगता है 6 लीटर 7 लीटर रोज का। इस देश का किसान औसतन 17 लीटर पानी रोज इस्तेमाल करता है, और आप जानते हैं कि दिल्ली में एक आदमी औसत कितना लीटर पानी इस्तेमाल करता है? 227 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जो एक आदिवासी से 20 गुना और एक किसान से 16 गुना ज्यादा है। ये डिस्कोर्स है कामायनी का डिस्कोर्स, ये कल्चरल डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, सोशल डिस्कोर्स है। और यहां से आप चलिए तो ये 100 साल की हिंदी कविता अनंत रास्ते खोलती है विमर्श के, जिनका आधार संस्कृति है। चूंकि मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं इन सब बातों पर बात नहीं करूंगा, बंद कर रहा हूं। बस एक बात कहकर मैं खत्म करना चाहता हूं। अभी बातचीत के क्रम में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, बहुजातीय संस्कृति। भारत एक बहुजातीय संस्कृति वाला देश है, यानी बहुत सारी संस्कृतियां इसके अंदर रहती हैं, और इनका परिवार है ये फैमिली में कोई दूसरे की तरह नहीं होता, यानी सब अलग अलग होते हैं। ये जो बहुजातीय है, बहुत सारी संस्कृतियां भारत के अंदर मौजूद हैं। तो एक नया शब्द हमें 1990 के बाद दिखाई देता है, मैंने कहा बहुसांस्कृतिकता, मल्टीकल्चरलिज्म। ये जो आजादी की लड़ाई के दौरान हमने जिस संस्कृति की बात की, सांस्कृतिक विविधता की, और जो 1990 के बाद ये जो बहुसांस्कृतिकता आ रही है, बहुसंस्कृतिवाद आ रहा है, क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। हम बहुसंस्कृति को मानते हैं, बहुसंस्कृतिवाद को नहीं मानते। ये बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म अमेरिका से आया है। ये जो दुनिया का महादेव है, वो उस महादेव के यहाँ से आया है, जहाँ संस्कृति अंततः एक पैकेज है, बिकने वाला पैकेज। जैसे हर चीज बिकती है, वैसे ये जो नया पूंजीवाद है,
यानी जो मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुसंस्कृतिवाद है, ये मूलतः संस्कृति के अलग अलग प्रोडक्ट बेचता है। इसीलिए जब आप खाना खाने जाएंगे तो आपको हर मुल्क का रेस्टोरेंट मिलेगा और हर तरह का खाना मिलेगा। और यदि भारत का आपको चाहिए तो भारत में तो 1000 तरह का खाना है, तो आपको तेलुगु खाना भी मिलेगा, तमिल खाना भी मिलेगा, नॉर्थ इंडियन खाना भी मिलेगा, राजस्थानी खाना भी मिलेगा, गुजराती खाना। अगल बगल में थालियाँ सजा देना, यहाँ से वहाँ दस्तरखान बिछाना, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये मलयाली थाली है और ये बनारसी थाली है। ये लक्ष्य नहीं है बहुसांस्कृतिकता के नाम पर। बहुसांस्कृतिकता का मतलब है कि केरल के लोग अपनी संस्कृति पर डटे रहें, मराठी अपनी पर डटे रहें और हम सब एक डटे रहते हुए एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन यहाँ मराठी को मराठी नहीं रहना है। मल्टीकल्चरलिज्म में जो होगा, मराठी नहीं रहेगा, वो सिर्फ सांस्कृतिक निर्मितियों का पैकेज का इस्तेमाल करेगा, वो सिर्फ बायर खरीदार होगा। तो तुम इटली का खाना खा सकते हो, तुम जर्मन खाना खा सकते हो। आप आज लिकर की शॉप में जाएं तो आपको पता चलेगा कि 1000 तरह की वाइन आपको, अलग अलग मुल्क की वाइन आपको मिल रही है। ये मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुसंस्कृतिवाद है। इसलिए 1991 के बाद ये जो भूमंडीकरण आया है, भूमंडीकरण का हमारी कविता में जो प्रतिरोध है, उसमें से एक प्रतिरोध मल्टीकल्चरलिज्म का, बहुसंस्कृतिवाद का भी है। इसलिए भारत बहुसंस्कृतिवादी देश नहीं है। हम अपनी अपनी संस्कृतियों पर डटे रहने वाले और एक दूसरी संस्कृतियों के साथ संवाद करने वाले मुल्क के रूप में जीवित रहें, आगे बढ़ें, यही हमारी कामना होनी चाहिए। ना कि ये कि सारी संस्कृतियां अपने मूल समाजों से नष्ट हो जाएं, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में जाएं तो हमें सब कुछ खाने के लिए मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी कामना नहीं होनी चाहिए। चूँकि ये विषय बहुत उलझा हुआ, जटिल और लंबा फैला हुआ है। यदि आप सिर्फ आधुनिक कविता पर बात करते हैं तो आप घंटे भर में कोई बात नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है कि मैं पूरेपन से यानी सब कुछ आपको के सामने कह दूं, ऐसी मैंने कोई कोशिश नहीं की है, पर कुछ बुनियादी बातें कहने की मैंने कोशिश की है। जो चीज़ें आज छूट गई हैं उनको कल कहने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।